Good morning, everyone. Good morning. Good morning. How are you? तो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोग से रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी के बारे में, है ना। रदरफोर्ड का बड़ा ही खूबसूरत थ्योरी था। गोल्ड फॉयल लिया था, उस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड कराया था। तो सीधा सीधा बात मैं समझाऊं आपको अगर इस तरह से कि रदरफोर्ड को क्या कंक्लूजन मिला, तो रदरफोर्ड को सबसे फर्स्ट जो पॉइंट उनको दिखाई दिया, सबसे जो अच्छी सी बात दिखाई दी, उन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो इम्पटी होता है, खोखला होता है। कैसे पता चला उनको? तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधा पास कर गया है, सीधा पास कर गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में कुछ तो है, उसके सेंटर में कुछ ऐसा बॉडी है छोटा सा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ना। और इस पॉजिटिव चार्ज छोटा सा बॉडी जो सेंटर में है उसको इन्होंने कहा न्यूक्लियस। तो कैसे पता चला? देखा कि कुछ पार्टिकल डेविएट कर रहे हैं और कुछ पार्टिकल सीधे पीछे लौट जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है और अगर डेविएट कर रहा है या रिबॉन्ड हो रहा है, बैक हो रहा है, इसका मतलब वो जो सेंटर में जो बॉडी है उसमें भी पॉजिटिव ही चार्ज है। क्योंकि हम लोगों को पता है सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और डिफरेंट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज हम लोग को पता था और तो न्यूक्लियस का रिपेल किया, मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। और आगे चलकर पता हुआ कि उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का कि एटम्स एम्प्टी होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग मानने वाले नहीं थे कि आपने क्या गलती की है। तो उस जमाने में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने रदरफोर्ड का ड्रॉबैक निकाला। रदरफोर्ड की क्या गलती है, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, वो उन्होंने पता किया। सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम करने वाला आदमी था रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बारे में पता करने वाला आदमी, वो आपका है मैक्स प्लैंक है, बोर साहब है, फिजिक्स के प्रोफेसर बोर साहब। तो आज जो मेन हम लोग फोकस करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी, क्या क्या ड्रॉबैक है। तो मैं इस बात को ऐसे समझाऊं, सबसे पहला ड्रॉबैक है उनका कि इन्होंने नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो एनर्जी कहां से लेता है। फिजिक्स का थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कहता है कि इफ टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, अपोजिट चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को बोल रहा है। मैंने कहा आपको कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इफ टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस, एकदम सिंपल बता रहा हूं, जब एक दूसरे का रोटेशन करेगा तो एनर्जी खर्च होता है। इस बात को कौन बताया है गया है? तो फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यह बात को बताया गया है कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स, जब दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे का रोटेशन करेंगे, एनर्जी मस्ट बी रेडिएट, एनर्जी खर्च होगा ही। मैं बता दूं, इतना बड़ा प्लेनेट सिस्टम हम लोग का है, इतना बड़ा सोलर सिस्टम हम लोग का है, निश्चित रूप से अगर चंद्रमा वहां पे एस्टेब्लिश्ड है तो वहां पे एक दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से अट्रैक्ट है। ये सिस्टम तभी एस्टेब्लिश्ड है ना। तो सिमिलरली उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन का बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा कि एनर्जी कहां से लेंगे, एटम का स्टेबिलिटी पता ही नहीं चलेगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, आपको पता करना होगा।
तो फिजिक्स का थ्योरी कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कि जब if two opposite charge particles rotate around each other, energy must be radiate. अब बताइए, एनर्जी जब कमते जाएगा, एनर्जी खर्च होते जाएगा, तो उसका वेलोसिटी भी घटते जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, और वेलोसिटी जब घटेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा, पूरा एटम कोलैप्स करेगा। बट दिस टाइप ऑफ हैपेंस इज कैन नॉट टेक प्लेस। इस टाइप का हैपनिंग होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका है कि एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और एक और बात, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा, इसके बारे में भी ड्रॉबैक है। इसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा, इस बात को भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। रदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पॉइंट फर्स्ट, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जी yielded by electron during revolving around the nucleus. And lastly, Rutherford cannot explain distribution of electron around the nucleus. So these are very important drawback of Rutherford. Very important. Cannot explain stability, cannot explain energy of orbit, and cannot explain distribution of electron in orbit. चलिए इस बात को हम लिख कर बताते हैं, आपको राइट करके बताते हैं। चलिए आइए, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। न्यूक्लियर थ्योरी। Electron revolves around the nucleus in orbit. During revolving, two forces develop. First, centripetal force between nucleus and electron, and centrifugal force outside. है ना? तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारा F1 है, सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारा क्या है, F2। रदरफोर्ड ने कहा ये दो फोर्स बैलेंस करता है, इसलिए एटम क्या है, एस्टेब्लिश है। दो फोर्स, बट अकॉर्डिंग टू Rutherford, but according to electromagnetic theory, but according to electromagnetic theory, if two opposite charged particles two opposite charged particles rotate around each other
energy must be radiate. Must be radiate. So velocity of electron is also decreases and lastly electron dropped in nucleus. So complete atom should be destroyed. This happening is not take place. इस तरह का हैपनिंग होता ही नहीं, न इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा न्यूक्लियस में, न एटम्स कोलैप्स करेगा। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग यहाँ पे दिखाई नहीं देते। फिजिक्स का थ्योरी कहता है ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू। एक फ्लैश कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ रिवॉल्व होना, जैसे जैसे ये रिवॉल्व करेगा वेलोसिटी घटते जाएगा, फिजिक्स का थ्योरी का। और लास्टली ये जो है कहां गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में गिरेगा। जैसे ही न्यूक्लियस में गिरेगा पूरा एटम्स कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जब ये रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है। किस फॉर्म में एनर्जी खर्च हो रहा है, मैंने लिखा है एच न्यू के फॉर्म में। एच है फ्लैश कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। So velocity is also decreases and lastly इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, एट न्यूक्लियस में, और पूरा का पूरा एटम कोलैप्स कर जाएगा, डिस्ट्रॉयड होगा। लेकिन ऐसा हैपनिंग होता ही नहीं है, ऐसा हैपनिंग नहीं होता है। अब तो ये सारी बात देखने के बाद, इस सारी बात पे डिस्कस होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इनका आया है, देख लीजिए क्या क्या। तो इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। Second, it cannot explain energy of orbit. And last, it cannot explain distribution. It cannot explain distribution of electron around the nucleus. Around the nucleus. ये थ्री जो मेन ड्रॉबैक है इनका, रदरफोर्ड साहब, ये थ्री इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट,
It cannot explain stability of atom. It cannot explain energy of orbit. And last, it cannot explain distribution of electron around the nucleus. Understand? नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी मैटर का दो तरह का नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल्स नेचर। दो तरह का नेचर। तो वेव नेचर के बारे में जेम्स मैक्सवेल ने बताया है 1870 में। 1870 में जेम्स मैक्सवेल ने कहा कि मैटर का वेव लाइक नेचर कैसा होता है, और पार्टिकल्स लाइक नेचर को एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक्स 19th सेंचुरी में, 1900 ईस्वी में एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग मैटर का वेव नेचर के बारे में देखेंगे। हमको जहां तक लगता है आप लोग 9th क्लास में वेव के बारे में पढ़े होंगे फिजिक्स में, है ना। आज वहां से इसको रिलेशन करना है, फिजिक्स के वेव से रिलेशन करना है। तो आज का जो टॉपिक अभी हम लोग देख रहे हैं, आगे जो बढ़ रहे हैं, वो क्या है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन का सिंपल मैं बता दूं, रेडिएशन क्या होता है? तो एनर्जी इन मोशन को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। एनर्जी इन मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिएशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वेव के बारे में जानेंगे और वेव का प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे वेव का प्रॉपर्टीज क्या है? वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है ना, स्पीड है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फोकस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या बताता है कि आप अगर कोई मूविंग बॉडी है, इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको आप वेव के फॉर्म में जा रहा है, आप वहां पे क्या रखे हुए हैं, है ना, तो कहता है, साइंटिस्ट कहता है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन इज मूव या वेव इज मूव। वेव मूव कर रहा है, वेव इज मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, यहां पे इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में जा रहा है, वेव के फॉर्म में। तो कहता है कि वेव इज मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेव तो जा रहा है, लेकिन किस फील्ड से जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है, परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सब 90 डिग्री पे है, टोटल 90 डिग्री पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग दीजिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले वेव के बारे में जानें। वेव, ये देखिए आपका वेव। तालाब में पत्थर डालिए, तालाब में पानी भरा हुआ है, पत्थर उसमें फेंकिए, आप देखिएगा ऐसे आपको वेव बनता है। ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलोगे आप, और नीचे वाले को क्या बोलोगे? ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। आप देखिए क्रेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो वेव क्या है? वेव इज ए टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव is
type of disturbance wave is a type of disturbance which carry energy one point to another point. वेव क्या है? एक टाइप का डिस्टरबेंस है। तालाब में पानी भरा हुआ है, पत्थर फेंको, पूरे तालाब में इस किनारा से उस किनारा तक वेव आ जाएगा, पूरे तालाब में। क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को कस के एक थप्पड़ लगाओ, पूरे क्लास में वेव आ जाएगा। तो वेव क्या है? डिस्टरबेंस है जो कैरी करता है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। नहीं, अभी एक वेव आया है पूरे दुनिया में, कोरोना के नाम से वेव है। आज शहर में हम लोग निकल रहे हैं, सारे लोग डरे सहमे हुए हैं, कोई मास्क लगाए हुए हैं। जरूरी भी है मास्क लगाना, मास्क लगाना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है ना। प्रिकॉशन के साथ काम करना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि डर के घर में बैठ जाना है, नो, घर में नहीं बैठना है, प्रिकॉशन से के साथ काम करते चलना है। तो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो कैरी करता है एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। वेव क्या है? टाइप ऑफ डिस्टरबेंस है जो कैरी करेगा एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखिए वेव कितना टाइप के होते हैं। वेव आपके दो टाइप के होते हैं। वेव का कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। टू एंड फ्रो मोशन जिसमें हो रहा है, आप इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे पीछे, है ना। द वेव have to and fro motion, to and क्या? Fro motion is called longitudinal wave। जिसमें आगे पीछे हो रहा है, इसको कौन वेव बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका एग्जांपल है तुम्हारा साउंड वेव। इसको हम लोग क्या बोलोगे? साउंड वेव बोलोगे, है ना। इसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। और सेकेंड है तुम्हारा सेकेंड है तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव। Transverse wave, the wave has crest and trough, the wave has crest and trough is called transverse wave। The wave has crest and trough is called transverse wave। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग
all type of electromagnetic waves. ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें क्रेस्ट और क्या होगा, ट्रफ होगा, जिसमें क्रेस्ट और क्या होगा, ट्रफ। आप इसको क्या बोलेंगे, बताइए। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ये तुम्हारा क्रेस्ट है और ये तुम्हारा ट्रफ है। नहीं, आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। जिसमें क्रेस्ट होगा और ट्रफ होगा, आप उसको ट्रांसवर्स वेव बोलोगे, है ना। तो द वेव हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल है ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। देखिए, ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा क्या है, ये वेव है। तो आप देखो, दो क्रेस्ट के बीच में या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना। सेकंड देखो आप, नंबर ऑफ वेव फॉर्म पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव फॉर्म पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितना वेव बनता है, इसको बोलते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव फॉर्म पर सेंटीमीटर, आप इसको क्या बोलेंगे, वेव नंबर। और एक होता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव फॉर्म पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वेव बनता है, आप इसको क्या बोलेंगे, एक सेकेंड में कितना बन रहा है, आप इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों प्रॉपर्टी। अब जान लो, एक सेंटीमीटर में कितना बन रहा है, तो एक सेंटीमीटर में जितना वेव बनेगा, आप उसको बोलोगे वेव नंबर। एक सेकेंड में जितना वेव बनेगा, आप उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेवलेंथ का। वेवलेंथ, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट and two nearest trough is called, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, is called wavelength. The distance between two nearest crest and two nearest trough is called wavelength. It is denoted by लैम्डा। लैम्डा से डिनोट करेंगे इसको, नहीं। और आपको जान लो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है c बाई न्यू। c है आपका स्पीड ऑफ लाइट और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट
न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी, नहीं